हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 नवंबर। आज के दिन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग कल यानी 5 नवंबर के भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस आज ज़्यादा है तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कलम बंद पूजा थी तो स्क्रिप्ट वगैरह लिखने में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आज की वीडियो में हम लोग कल और आज दोनों के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ की पीडीएफ फाइल और क्विज वगैरह भी मिलेगी आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो स्पेन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं दिनेश पटनायक जी। ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 था आत्मनिर्भरता। वर्ष 2021 में गंगा उत्सव का 5वां संस्करण आयोजित हुआ और टीवीएस मोटर कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वेणु श्रीनिवासन। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, आप सभी लोग डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अभी हाल ही में 2 नवंबर को मनाया गया। 2 नवंबर को दोस्तों ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, नेशनल आयुर्वेदा डे। ये भगवान धन्वंतरी की जयंती पर मनाया जाता है। इसके तहत दोस्तों आयुर्वेद के बारे में क्या क्या लाभ हो सकते हैं आयुर्वेद से, आयुर्वेद की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मानव जीवन में, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अभी आपने देखा कोविड-19 के टाइम पर आयुर्वेदिक दवाओं का और इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत ज़्यादा यूजेस बढ़ गया था, तो ऐसे में आयुर्वेद के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है आयुर्वेदा फॉर पोषण। क्या है? आयुर्वेदा फॉर पोषण। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 29 आदिवासी संग्रहालयों का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने 29 आदिवासी म्यूजियम्स का उद्घाटन किया है। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। ये मणिपुर के 10 जिलों में अलग अलग जगहों पर स्थित है, बनाई गई है और इन्होंने एक ही जगह से बैठ करके आभासी तरीके से, वर्चुअल तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी जगहों के म्यूजियम्स का उद्घाटन किया है एन वीरेंद्र सिंह जी ने। इससे क्या होगा, इन म्यूजियम से दोस्तों जो आदिवासी हैं, ये जो जनजातीय लोग हैं, उनकी संस्कृति की, उनकी कल्चर की रक्षा की जा सकेगी, यानी कि उनकी कल्चरल चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी वो म्यूजियम में स्टोर करके रखी जा सकेंगी। मणिपुर आया है तो मणिपुर हम लोग देखेंगे इंडिया के मैप में, यहाँ पर है मणिपुर, यहाँ पर आप देखेंगे मणिपुर ये है। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय एक साथ ये स्थापित हुए थे दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम के तहत 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों का नाम आपको याद रखना है। मणिपुर अपना बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम से, नागालैंड से और असम से। क्लियर है। मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं ला गणेशन। पीवी संजय कुमार यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। लोकटक झील के बारे में बात करें तो दोस्तों लोकटक झील एक ऐसी झील है जो शिफ्ट हुआ करती रहती है और इसके ऊपर ही है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब जब झील शिफ्ट हुआ करती है तो उसके ऊपर नेशनल पार्क जो है वो भी शिफ्ट हुआ करता रहता है, तो इसी वजह से इसे दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया का इकलौता ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसी झील पर है ये। ठीक है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। तुजू दर्रा का नाम आप याद रखेंगे। मणिपुर से मैंने आपको 3 महोत्सव याद करवाए थे, तीनों महोत्सव स से है, स अक्षर याद रखना है। एक तो सिरोही लिली महोत्सव, एक संगाई महोत्सव और एक मनाया जाता है संतरा महोत्सव। अच्छा, संतरा यहाँ का बहुत फेमस होता है, इसी वजह से देखिए संतरा महोत्सव भी मनाया गया और अभी यहाँ के एक संतरा को दोस्तों जीआई टैग भी दिया गया है। क्या कोई को नाम पता है? कमेंट करके बताओ। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में WHO ने कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी। इसे किसने बनाया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों भारत में बनी हुई कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी दे दी है। इसको भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। भारत बायोटेक कंपनी दोस्तों ये भारत की कंपनी है और हैदराबाद में स्थित है। तो इसके द्वारा पूरी तरीके से मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन, इसको अब WHO की मंजूरी मिल चुकी है। तो अब कोवैक्सीन को और इसके साथ साथ कुछ और भी वैक्सीन है, जैसे फाइज़र की, बायोनटेक की, एस्ट्रेजेनेका की, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है उसको, जॉनसन एंड जॉनसन की, इन सभी वैक्सीन को भी मंजूरी देती है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भारत बायोटेक के।
ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित एक संस्था है, उसी के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई थी, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। और भारत बायोटेक के सीईओ पूछे जा सकते हैं, तो इसके सीईओ हैं कृष्णा इला। अच्छा, एक और है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसने कौन सी वैक्सीन बनाई है? इसने दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनवाई हुई है। कोविशील्ड ही इंडिया में सबसे ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको दोस्तों एस्ट्रेजेनेका जो कंपनी है उसकी वो वैक्सीन है, ठीक है, उसके द्वारा खोजी गई, यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर पूर्णतः भारतीय वैक्सीन की बात की जाए तो इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में हुआ है कोवैक्सीन का, और भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा रिसर्च करके बनाया भी गया है। क्लियर? चलिए, WHO आया है, WHO के बारे में बात करेंगे। तो स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 1948 को। तो 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधनोम। अभी इनका कार्यकाल एक बार और के लिए बढ़ा दिया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, तो लेटेस्ट न्यूज़ है, याद रखेंगे आप। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। और WHO ने अभी मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया था? चाइना को। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर OSOWOG लॉन्च किया? तो भारत ने दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के OSOWOG लॉन्च किया है, यानी वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नरेंद्र मोदी जी COP26 सम्मेलन में जाएंगे तो वहाँ पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल करके इसकी चर्चा करेंगे और इसका उद्घाटन करने वाले हैं, OSOWOG, ठीक है। ये इसका मतलब होता है वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। ये एक बहुत ही, समझ लीजिए, बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम पर इसका बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत पूरी दुनिया को एक ही सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य तो एक ही है, इस सूर्य की रोशनी के साथ कैसे इसका यूज किया जा सके एक पावर के रूप में, एनर्जी के रूप में, इसके लिए सभी देश एक साथ आएंगे और एक संस्था बनाई जाएगी। जैसे ही आप ISA देखते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखते हो, ऐसे ही कुछ इस प्रकार से इसमें होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का थोड़ा सा मकसद अलग है। उसका मकसद ये है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा तो देना ही देना, साथ ही साथ कैसे पर्यावरण को भी रखा जाए, शुद्ध रखा जाए, उस पर भी वो फोकस्ड रहता है। जबकि यहाँ पर जो होगा, इसका मेन फोकस ये होगा कि कैसे हम लोग सूर्य से जो एनर्जी मिलती है उसका कैसे हम लोग एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा दोस्तों, सूर्य से हमारे 1 घंटे में जितनी भी आती है एनर्जी, जितनी सूर्य की रोशनी आती है, उस एनर्जी से हम लोग पूरी पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं उस प्रत्येक व्यक्तियों को 1 साल तक की बिजली प्रोवाइड करवा सकते हैं। सोचिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है सूर्य से कि प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर जितने हैं उनको 1 साल तक की बिजली दी जा सकती है। तो ये पावर है सूर्य की। तो इसको कैसे दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जाए एनर्जी के रूप में, इसके लिए ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही खास प्रोजेक्ट होने वाला है। और अच्छी बात तो ये है कि ये इंडिया की पहल पर शुरू किया जा रहा है, जैसे ISA शुरू किया गया था। तो इंडिया और ब्रिटेन ने मिल करके COP26 सम्मेलन में इसका उद्घाटन किया। COP26 सम्मेलन के बारे में ऑलरेडी 2 बार मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ। आज आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? 1 नवंबर से 10 नवंबर तक ये आयोजित हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो दोस्तों डेमन गुलगुट ने जीता है फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021। डेमन गुलगुट, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीकन एक राइटर हैं। इनकी पुस्तकें दोस्तों 3 बार शॉर्टलिस्ट हो चुकी थी बुकर पुरस्कार के लिए, लेकिन 2 बार ये नहीं जीते और फाइनली अब जाकर के एक बार इन्हें बुकर पुरस्कार मिल गया। साउथ अफ्रीका के, यानी दक्षिण अफ्रीका के ये लेखक हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं डेमन गुलगुट। तो इनको बुकर पुरस्कार मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? तो इनकी पुस्तक है द प्रॉमिस। इसका नाम याद रखना है, पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। तो इसके लिए इनको 2021 का मिला है बुकर पुरस्कार। इससे पहले 2 बार जब भी इनकी पुस्तकें नॉमिनेट हुई थी तो द गुड डॉक्टर थी और इन ए स्ट्रेंज रूम, ये दोनों बुक थी, जो एक तो 2010 में आई थी, एक 2003 में आई थी। तो ये दोनों बुक जो है शॉर्टलिस्ट तो की गई थी, लेकिन लास्ट में आते आते ये हार गए थे, ठीक है। तो फिलहाल बुकर पुरस्कार 2021 इनको मिल गया है फिक्शन के लिए। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में किसने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में DRDO ने दोस्तों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण किया है।
DRDO एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, इसको हम लोग सैटेलाइट से कंट्रोल कर सकेंगे। साथ ही साथ इसमें दोस्तों इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, इन दोनों पर बेस्ड इस कैटेगरी का पहला ऐसा हथियार होगा, पहला ऐसा वेपन होगा जो भारतीय वायुसेना यूज करने वाली है। तो DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर के इसका परीक्षण किया है। अभी हाल ही में कहाँ पर किया है? जैसलमेर राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है। क्लियर? DRDO आया है। DRDO के बारे में तो आप जानते ही हो, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और उसी टाइम पर नासा की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका में। इसके अलावा दोस्तों 1 जनवरी को DRDO दिवस भी हम लोग मनाते हैं और जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। भारतीय वायुसेना के अभी हाल ही में नए चीफ नियुक्त किए गए हैं, विवेक राम चौधरी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए वायुसेना के अध्यक्ष हैं। वायुसेना दिवस भी अभी पिछले महीने में मनाया गया था 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 को दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। भारत की वायुसेना जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। अगला क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों अब फाइनली घोषणा हो चुकी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार के लिए दिया जाने वाला है 12 व्यक्तियों को, 12 खिलाड़ियों को। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कवर करके बताया था कि 11 खिलाड़ी जो हैं वो नॉमिनेट किए गए थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉमिनेशन जो गया है उससे ज़्यादा विजेता हुए हैं। अमूमन देखा जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी जनरली है, जैसे अगर एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाना है तो उसके लिए 4 या 5 नॉमिनेशंस आया करते थे, उनमें से सिलेक्ट करके दिया जाता था। लेकिन इस बार 11 नॉमिनेशन आए थे और दिया गया 12 को। ठीक है, 12 व्यक्तियों को इस बार दिया जाएगा खेल रत्न का पुरस्कार। कब दिया जाएगा? 13 नवंबर को दिया जाएगा। तो अब ये फिक्स हो चुका है, अब इसे आप याद कर सकते हैं। उस दिन जब मैंने आपको बताया था कि ये अभी नॉमिनेशन है, अभी कंफर्म नहीं है, अभी इसमें कम भी हो सकती है संख्या, लेकिन ये ज़्यादा हो गई संख्या। तो अब 12 जो व्यक्ति हैं इनको दिया जाएगा खेल रत्न पुरस्कार इस बार के लिए, 2021 के लिए। खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो ये जो 12 खिलाड़ी हैं जिनको इस बार मिलना है, ये इनमें से मैक्सिमम खिलाड़ी वो है दोस्तों जिन्होंने ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं या अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, इन्होंने तो गोल्ड जीता हुआ है। और इसके बाद फिर बजरंग पूनिया है, लवलीना बोरगोहेन है, PR श्रीजेश हॉकी की खिलाड़ी, अवनी लेखरा ये पैरालंपिक की हैं, 2 मेडल इन्होंने जीते हैं एक ही पैरालंपिक में। मिताली राज ये क्रिकेटर हैं। तो ऐसे 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन इस बार नाम चेंज कर दिया गया है। तो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा इसका नाम। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 37 व्यक्तियों को दिया जाएगा और द्रोणाचार्य पुरस्कार 5-5 दिया जाएगा, यानी 5 लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, 5 रेगुलर कैटेगरी के लिए। देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो कोच को दिया जाता है और 2 टाइप से दिया जाता है, 2 कैटेगरी में। एक तो उन कोच को दिया जाता है जो लाइफ टाइम में अपने जीवन भर में जो कंट्रीब्यूशन किए रहते हैं उनको, उसके लिए दिया जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे कोच भी रहते हैं जो रिटायर हो चुके रहते हैं, यानी अब कोच के पद पर नहीं होते हैं। लेकिन रेगुलर कैटेगरी में जो होते हैं ये वर्तमान में कोच होते हैं और रेगुलर परफॉर्मेंस के लिए इनको दिया जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 5-5 दोनों टाइप को दिया जाएगा, तो टोटल 10 द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को इस बार मिली हुई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के जो विजेता हैं इनको हम लोग देखेंगे। जैसे नीरज चोपड़ा ये एथलेटिक्स से हैं और इनके ही सम्मान में दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिंग में। ठीक है, तो ये एथलेटिक्स का भारत का पहला मेडल था इस बार ओलंपिक में। ठीक है, आज तक भारत ने कभी भी एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीता था। रवि कुमार दहिया जो हैं रेसलिंग में जीते हुए हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से हैं, इन्होंने ओलंपिक में इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था। PR श्रीजेश ये दोस्तों हॉकी के हैं और अवनी लेखरा ये पैरा शूटिंग की हैं, इन्होंने 2 मेडल जीता था। सुमित अंतिल पैरा एथलीट हैं। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल ये पैरा शूटिंग के, मिताली राज ये क्रिकेटर हैं। 20,000 से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिलाओं में।
सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं, मनप्रीत सिंह ये हॉकी हैं, हॉकी टीम के कैप्टन हैं। क्लियर है। तो इन खिलाड़ियों को दिया जाएगा दोस्तों खेल रत्न। बाकी जो अर्जुन पुरस्कार हैं और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, तो उसमें अच्छे से सब कुछ डिटेल में कवर करूंगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बात और, दिवाली खास ऑफर जो है आज आखिरी दिन है, आज ये एंड हो जाएगा। कल वीडियो नहीं बनी थी, इस वजह से थोड़ा सा एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है क्योंकि काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया था मैं। तो लास्ट डे है, 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको हमारे सभी प्रोडक्ट पर, पेड कंटेंट पर, चाहे आप ई बुक्स लो, चाहे कोर्स लो, चाहे मॉक टेस्ट लो, सभी के लिए सिंगल कूपन कोड है दिवाली 50। इसका आप यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो आप दोस्तों व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। MZT ऐप पर जाकर के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, पता कर सकते हैं इसके बारे में। MZT ऐप पर ही सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने टेराफ्लाक्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने टेराफ्लाक्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। देखिए, इन्होंने ये नाभी में उद्घाटन किया है। नाभी यानी कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने एक एडवांस 650 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग फैकल्टी का उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह जी ने। ये CDEC पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, और अभी नाभी पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर। इससे दोस्तों जीनोमिक्स डेटा का एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को संभाल रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक्विजिशन कर लिया है। इन्होंने इसका 100% एक्विजिशन किया है और इसके द्वारा इसके लिए यानी इस एक्विजिशन के लिए, इस अधिग्रहण के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी भी मिल चुकी है। HDFC बैंक के बारे में बात करें तो ये वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। 1994 में यह स्थापित हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और CEO हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया दोस्तों संजय भट्टाचार्य को। संजय भट्टाचार्य ये एक IFS ऑफिसर हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ये ऑफिसर हैं, 1987 बैच के हैं। तो इनको अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अभी तक ये विदेश मंत्रालय में काम कर रहे थे। इनके अलावा एक और व्यक्ति हैं पार्थ सतपथी। पार्थ सतपथी को हंगरी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये अब हंगरी में होंगे। ये 1990 बैच के IFS हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, और अभी वर्तमान में अभी तक जो हैं ये यूक्रेन में हैं। तो अब आगे होंगे हंगरी में भारत के राजदूत दोस्तों आजकल बहुत नियुक्त किए जा रहे हैं। तो जैसे ही अभी थोड़ा सा ये सिलसिला थमता है नियुक्तियों का, उसके बाद इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पारित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक बिल पास किया है अपनी संसद ने। अमेरिका की संसद का नाम होता है दोस्तों कांग्रेस, और कांग्रेस भी 2 हाउस होता है इसमें भी, जैसे भारत में होता है। जैसे इसमें अपर हाउस जो होता है वो होता है उसको कहते हैं सीनेट, और लोअर हाउस जो होता है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। जैसे भारत में होता है उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस। तो भारत में अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा है, और लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा है। ऐसे यहाँ पर सीनेट होता है और होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो दोनों को मिला करके जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग कांग्रेस। ये अमेरिका की संसद की बात है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूयॉर्क के कुछ सांसदों ने, और वहाँ पर कैरोलिन बी मलोनी की अध्यक्षता में या कहें इनके नेतृत्व में एक बिल लाया हुआ है कि दीपावली को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। अमेरिका में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो इस वजह से दीपावली को एक अगर वहाँ का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा तो ऐसे में वो सभी लोग जो जहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनको छुट्टी मिल सकेगी उस टाइम पर, उस दिन को, और वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकेंगे। तो इसी वजह से दिवाली दिवस अधिनियम लाया गया है अमेरिका में। तो वहाँ पर भारतीय अमेरिकी जो प्रतिनिधि हैं राजा कृष्णमूर्ति जी, इन्होंने भी वहाँ का इसका समर्थन किया, और भी कई संसद जो हैं वो समर्थन किए हैं इस बिल का। तो अभी बिल लाया गया है, जब एक्ट बन जाएगा यानी जब कानून बन जाएगा तब ये दोस्तों छुट्टी घोषित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, बिग बैश लीग ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए दोस्तों उन्मुक्त चंद।
उन्मुक्त चंद, अभी आपको याद होगा इन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी और इन्होंने कहा था कि अब ये दुनिया भर में कुछ और जगहों पर तलाशेंगे, खोजेंगे कहाँ वो खेल सकते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर इंडियन टीम में मौका नहीं मिल रहा था। बहुत ही स्टार खिलाड़ी हैं दोस्तों। इनकी कप्तानी में 2012 में अंडर 19 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो इनको अब इन्होंने यहाँ से संन्यास ले लिया है इंडिया से, तो ये अमेरिका से खेलने चले गए हैं और अमेरिका से अब खेल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होता है बिग बैश लीग, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ये लीग होती है। जैसे इंडिया में IPL वगैरह होता है, ऐसे वहाँ पर बिग बैश लीग होता है। तो बिग बैश लीग ये खेलने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं भारतीय। ठीक है, महिला क्रिकेटर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि महिला क्रिकेटर में हरमनप्रीत कौर जो है ये ऑलरेडी खेलती हैं। ठीक है, और हरमनप्रीत कौर पहली बनी थी महिला खिलाड़ी, या पहली भारतीय खिलाड़ी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही खेल रही हैं। भारत में पुरुष खिलाड़ी अभी तक क्यों नहीं गए, क्योंकि दोस्तों भारत में ऑलरेडी IPL होता है, वैसे ही टाइम नहीं रहता और भारत की लगातार सीरीज़ लगी रहती है। तो और बाकी जो खिलाड़ी हैं IPL वगैरह में खेलकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। ओके, तो फिलहाल उन्मुक्त चंद जो हैं ये बिग बैश लीग खेलने वाले, इसके लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए दोस्तों तो ये भारतीय पुरुष क्रिकेटर तो नहीं है, क्योंकि अब ये अमेरिका की तरफ से खेलते हैं। चलिए बस ये तो थी दोस्तों 5 और 6 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। MZT ऐप पर सारे हमारे मटेरियल्स मिलेंगे आपको, चाहे वो ई-बुक हो, चाहे वीडियो कोर्सेज हो, मॉक टेस्ट हो, फ्री क्विजेज हो या फ्री वीडियोज़ हो, स्टडी मटेरियल्स हो, फ्री PDF हो, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इन चारों के आंसर करते जाइए। स्टारलिंक सैटेलाइट उद्यम में भारत के प्रमुख कौन है? विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? इजराइल के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? और येस बैंक की स्थापना कब हुई? सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।